हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल और ओपिनियन की क्लास के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारा ये एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपने पीएमएस एग्जाम्स के लिए इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी? नोट्स मेकिंग। आपने डेली बेसिस के ऊपर लाजमी चीज़ों को नोट करना है, चाहे शॉर्ट नोट्स बनाएं चाहे आप अपने लॉन्ग नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं या उनकी अटैचमेंट हो रही है हमारे साथ, तो क्वेश्चन ये की आता है कि सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें? मार्केट्स के अंदर भर भर के नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा पते की और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ लेते हैं तो नोट्स मेकिंग 2026 के अंदर एज पॉसिबल एज अपने हाथों से नोट्स मेकिंग करें, चीजों को अपने हाथों से गुजारें, ताकि कल अगर आप दोबारा रिवाइज करने बैठें तो चीजों को इजीली रिकॉल कर पाएं आप। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें, यह बता दें। देखिए बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी है इसके लिए, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने करना क्या है, एक नोटबुक ले लें या अपने सिंपल पेजेस ले लें। तो पेजेस के ऊपर आपने करना क्या है कि जो डेली बेसिस को और हम इधर टॉपिक डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन इन पाकिस्तान हम डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। अब भी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमारी रहती है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच, पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान एज ए पीस मेकर। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या चल रहा है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है, यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर। तो ये हम यहां पर चीजें डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स होती है, अपडेट्स होती है, उनको कवर करते हैं। तो अब आपने करना क्या है, जब आप यहां पर इन टॉपिक्स को अलग अलग सेग्रीगेट कर लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमी की हेडिंग दे दी है, तो इकोनॉमी के रिलेटेड हम इधर बारहा डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर इंपॉर्टेंट कोई आता है तो वो आता है यहां पर हमारे पास इशरत हुसैन साहब। तो अगर देखा जाए तो हम रेमिटेंसेस के रिलेटेड अब बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, इकोनॉमी किस तरह जो हमारी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद मलिहा लोधी साहिबा हैं, उनके भी हम जो है यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होती है, बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता है। उसके बाद हमारा जो आईएमएफ का जो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, या आप ये कह लें साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप इकोनॉमी के जो टॉपिक है उसके नीचे आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल क्या है। तो यहां पर शटल डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी, एज ए फैसिलिटेटर रोल, एज ए मीडिएटर रोल, ठीक है, ये पाकिस्तान ने यहां पर प्ले किया। तो अब ये चीजें भी आप ऐड करते जाएंगे जो आपने यहां पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड अगर टॉपिक बनाया है, या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, या पाकिस्तान एज ए पीस मेकर है, तो आप चीजें नीचे ऐड करते जाएंगे। इसमें क्या बड़ी रॉकेट साइंस है, सिर्फ आपने टॉपिक एक अलग लिख लेना है ऊपर नीचे, जितना भी हम डाटा यहां पर। अब डाटा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह है कि जो हम यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, नंबर 1। सेकंड यह है कि कॉजेज और रीजंस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल यहां पर यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी क्या स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेटमेंट है, सऊदी अरेबिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट है, मिडिल ईस्ट की तरफ से क्या स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट यहां पर अगर देखा जाए तो ट्रंप को लेकर स्टेटमेंट ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसके नेगेटिव इंपैक्ट इंप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर है मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर लगी हुई है, तो इंप्लीकेशंस क्या है जी पाकिस्तान के लिए, सिंपल सी, ये हम बारहा डिस्कशन कर चुके हैं यहां पर टॉपिक को। ठीक है, सही से हमने टॉपिक्स को यहां पर उधेड़ा है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो एक एक चीज को हमने कवर किया। अगर आप यहां पर डेली बेसिस के ऊपर चीजें कवर करते हैं, नोट्स मेकिंग करते हैं, इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले जो फायदा यहां पर आपके होने वाला है कि आप एक अच्छी ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, आपने मटेरियल पढ़ा हुआ है और अपने हाथों से चीजें नोट की हुई है। आपको उसके ऊपर जो है वो कह लें कि
कुछ ना कुछ आप कह लें कि यकीन है कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है, तो फिर क्या होता है उन चीज़ों की बेस के ऊपर एक आप पॉजिटिव और बैलेंस अप्रोच के साथ अपनी एक ओपिनियन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी नोट्स मेकिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक अलग लिख ले, नीचे डोबी डाटा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेजर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी बताता जाता हूँ, स्किप हो जाती है, लेक्चर हमारा ऑलरेडी जो है वो लेंथी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट्स हैं, प्यारे एस्पिरेंट्स हैं, मेरे डेयर एस्पिरेंट्स हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है, वो पहले बेचारे शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, उनको इतना लंबा लेक्चर कहाँ पर आदत है, स्टडी स्टैमिना ही नहीं है। जब स्टडी स्टैमिना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि भाई आपकी रीडिंग, सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना, यही चीज़ें, तो वो ये चीज़ें जो है ना नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि सर यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा जो है ना लेक्चर लंबा करते हैं। भाई लेक्चर लंबा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी वजह यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान आरपीएम में आप लोग ही देख रहे हो, बाहर से तो कुछ भी नहीं है। तो फिर तो यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आए यार, जो हम आपके लिए लेक्चर इतना डिलीवर कर रहे हैं। देखें, आप अपनी तरफ से जो है पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर हम अपना डिलीवर कर रहे हैं। आपसे हमें एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है, हमें ऊपर वाले से। वो जानता है अच्छे से कि हम यहाँ पर जितनी भी हमारी डिस्कशन है या एनालिसिस है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर करते रहेंगे। लेकिन ये है, अगर आपको अच्छी बातें नहीं लग रही तो आप वीडियो को आगे कर लिया करें, नाराज मत हुआ करें, बी पॉजिटिव रहा करें। देखें, आप एस्पिरेंट्स हैं, आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डे 1 से जो है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डे 1 आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपनी एलोकेशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप डे 1 अगर काम नहीं करते ना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने बोलचाल के ऊपर, तो फिर बाद में फिर वो एलोकेशन आपकी कंप्रोमाइज हो सकती है। वहां पर आप क्या बोलेंगे, चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन वहां पर जो वैक्यूम आप क्रिएट करके जाएंगे ना जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान रिटन फॉर्म क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तो वो वैक्यूम को फिल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, फिर बर्डन बढ़ जाता है। फिर हमें वो भी टॉपिक कवर करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए जो हम यहाँ पर कह लें कि प्रिपरेशन के दौरान हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो बाद में जाकर पढ़ते हैं, अच्छा ये भी टॉपिक है, ये भी पढ़ना है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था जब हमने यहाँ पर रिटन क्वालिफाई किया, उससे पहले तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसीलिए बी पॉजिटिव होकर, अगर आपको बातें अच्छी नहीं लग रही आप वीडियो को आगे कर लिया करें। ठीक है, लेकिन लेक्चर लाजमी ले, आपका फायदा है इसमें, आपका कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, लर्न करके ही जाएंगे बस। इसके अलावा जितने भी बी पॉजिटिव है, बजाय इसके आप कोई तनकीद करें तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे इंकरेजमेंट मिलती है, इससे आपके एंगेजमेंट का पता चलता है, आपकी पॉजिटिविटी का पता चलता है कि आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आप सीरियस कैंडिडेट हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम डेली बेसिस के ऊपर इधर लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं। अब तो यह भी कहा जाता है कि भाई फिलोसफिकल स्टेटमेंट या लिटरेरी स्टेटमेंट तो आपकी रह ही नहीं गई, वो तो सारी प्रॉब्लमेटिक है या आर्गुमेंटेटिव वे में हम लिख लेते हैं। अब यहां पर कुछ एस्पिरेंट्स का मसला पता है क्या है, वो कहते हैं कि सारा मेन एग्जाम्स के अंदर ना, सीएसएस के अंदर लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले, हम प्रॉब्लमेटिक या आर्गुमेंटेटिव ऐसे को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको पता चल जाए ना कि लिटरेरी स्टेटमेंट कितनी इजी है, कितना फिलोसफिकल स्टेटमेंट कितना इजी है, कितने इजी है, तो उस दिन से आप कहेंगे बस लिटरेरी स्टेटमेंट ही हो, फिलोसफिकल स्टेटमेंट ही हो, प्रॉब्लमेटिक ना हो। ठीक है, लेकिन आप दोनों के लिए प्रिपेयर होकर जाएं। ठीक है, अपनी सेफ साइड रखें ताकि अगर आप लिटरेरी स्टेटमेंट को चूज करना चाहें तो वो कर लें, प्रॉब्लमेटिक है, आर्गुमेंटेटिव है, एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे तो वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर इस स्टेटमेंट को यहां पर डिकोड करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के दो यहां पर मैं नॉवल आपको रिकमेंड करने वाला हूं, आप लाजमी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले एनिमल फॉर्म को आप रीड करें, टोटल पॉलिटिकल स्टायर, टोटल। उसके बाद सेकंड जो रहेगा 1984, दोनों नॉवल लाजमी एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट एकेडमिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर का पता चल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर जॉर्ज ऑरवेल क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर एंड हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। इसको बिल्कुल सिंपल से लफ्जों में मैं आपको बताने लगा। देखें, जो आज के दौर में इंफॉर्मेशन को और नैरेटिव को कंट्रोल कर सकता है ना आज के, वो तारीख को भी बदल सकता है।
और जो तारीख को बदल सकता है वो मुस्तकबिल के अंदर जो फैसले हैं लोगों के उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है। अब कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, देखें जिन लोगों के पास पावर है, ताकतवर हैं, तो उनके अंदर कह ले के पास्ट को तब्दील करने की भी ताकत है, वो तारीख को भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लीडर है, उसके बारे में पॉजिटिव जो एस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन यहां पर तारीख के अंदर क्या होता है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस तारीख को बदल देते हैं और उसकी जो नेगेटिविटी होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव इमेज जो आपको दिखाते हैं। अब फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें यहाँ पर अवॉल्व होती रहती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो फ्यूचर के अंदर जनरेशन आएगी जो तारीख बदल दी गई है उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर यकीन रखेंगे कि यही हमारे हीरो हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आज जो पाकिस्तान स्टडी जो हमें स्कूलों के अंदर पढ़ाई जा रही है या कॉलेज के अंदर के पढ़ाई जा रही है, तो अब अगर लिटरेचर अलग से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर यकीन नहीं होगा कि हम यही पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यह चीज़ भी है। देखें होता क्या है कि आप यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नैरेटिव को बिल्ड करते हैं और कंट्रोल करते हैं ना, उनके पास ताकत होती है, वो पास्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तारीख भी बदल देते हैं। तारीख क्यों कि अगर उनके बारे में बुरा है तो अच्छा यहाँ पर जो है वो बनाकर पेश करेंगे और आस्ता आस्ता वही चीज़ क्या होता है, अवॉल्व होती रहती है और उनका जो है वो अच्छाई नज़र आने लग जाती है लोगों को, हालांकि वो अगर देखा जाए तो बहुत बुरे भी गुजरे हैं। तो ये चीज़ बेसिकली कही जा रही है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तारीख को बदला भी है, यहाँ पर हिस्ट्री उठा कर देखें तो, ठीक है, इतनी बुराई जो देखने को मिलती उन्होंने अच्छाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया, किताबों को जला दिया गया, यहाँ पर आप उठाकर देखें हिस्ट्री को। तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पर किस तरह तारीख को बदल दिया जाता है। जिन लोगों के पास पावर होती है, ताकत होती है, वही ये काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया। अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकैलिब्रेटिंग पोजीशन, जियोपॉलिटिकल फॉलआउट, द ईरान वॉर्स फॉर रीचिंग इंपैक्ट। इंपैक्ट देखेंगे यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं। देखें इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इंपैक्ट यहां पर पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़े हैं। उसके बाद ग्लोबल लेवल के ऊपर एक ही स्पेशल हमारे पास केस था कहने को ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो है यहां पर जो अपनी डिसरप्ट हुई, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है कि इसके अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं डेली बेसिस के ऊपर, एक तो कितने यहां पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, कितना यहां पर जो है वो कह एनर्जी जो है वो बर्न की जा रही है। उसके बाद यहां पर ग्लोबल अलायंस में जो हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर ये है ना वो है यहां पर चाइना का बैलेंसिंग एक्ट। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो पॉइंट रहेगा हमारे पास चाइना का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये देखें यहां पर जो पॉइंट हमारे पास रहेगा वो ये है कि जो पर डे जो यहां पर एक्सपेंसेस हो रहा है। अब देखें एक चीज और भी है, बताता जाता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बात की थी, जितने भी मिडिल ईस्ट के रिलेटेड वॉर का नाम आया हमने तमाम वॉर का नाम यहां पर डिस्कस किया। मेंटल वॉर कहा गया, मेंटल वॉर को साइकोलॉजिकल वॉर भी कहा जाता है, डिजिटलाइज्ड वॉर भी कहा गया यहां पर, ठीक है, इसी को। उसके बाद यहां पर वॉर ऑफ वर्ड्स, लफ्जों की जो जंग है वो भी देखने को हमें मिली, और वही चीज हमें यहां पर आज देखने को मिल रही है ना। अब यहां पर ट्रंप और जो पोप हमारे पास है लियो 14, इनके दरमियान में थोड़ी सी यहां पर गर्मा गर्मी हुई। अब गर्मा गर्मी क्यों हुई? जब यहां पर जो कह लें कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं यूएसए के, हम ऑलरेडी उनका नाम जो है डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने इस वॉर को जो है सिविलाइजेशनल वॉर के साथ रिलेट किया, ठीक है, एक आइडियोलॉजी के साथ, रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ रिलेट करते हुए नजर आए। तो यहां पर जो पोप है लियो 14, उन्होंने कहा कि भाई ये काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर जेनोसाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, आप आराम कर जाएं, ठीक है, तो ये काम ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली पोप लियो और किसके दरमियान में, बेसिकली यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनके दरमियान में मिली। तो यहाँ पर बहुत सारी फिर काउंटर आर्गूमेंट्स दिए गए एक दूसरे की तरफ से, ठीक है, ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर जब 41 यहाँ पर 41.6 मिलियन पर आवर जो है यहाँ पर
कह ले कि आपका बर्निंग हो रही है, ठीक है, जो एनर्जी की। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एपेक फ्यूरी सिंस 28 फेब। अब 28 फेब से यहां पर ऑपरेशन एपेक फ्यूरी स्टार्ट किया गया यूएसए और इजराइल की तरफ से। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपके लिए यह है, कमेंट के अंदर आप बताएंगे कि जो ईरान की तरफ से जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो कौन सा फेज है और उसका क्या नाम है, यह चीज आप बताएंगे, क्योंकि ये हम 12 डिस्कशन कर चुके हैं, इसके ऊपर मेरा सेपरेट लेक्चर भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए, ये तो है ना कि आपका यहां पर आवर जो है, यहां पर जो हमें बर्निंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें ना यहां पर ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो यहां पर ग्लोबल कंज्यूमर कितना है, यहां पर 21 बिलियन डॉलर, ठीक है, एडिशनल फ्यूल कॉस्ट, तो इतनी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और यहां पर 41.6 मिलियन डॉलर जो है कॉस्ट हमें देखने को मिल रही है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो कंज्यूमर कितना आ रहा है, यहां पर 21 बिलियन डॉलर। अब यहां पर क्या हो रहा है, जाने भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद किया हुआ है, उस तरफ से भी ब्लॉकआउट किया गया, यूएसए की तरफ से भी। ये अभी मेन इशू यही आ रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ठीक है। उसके बाद अगर और भी हैं, और भी पॉइंट्स बहुत है, हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकता, बार बार रेपिटेशन वाला मामला इशू आ जाता है, तो रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन रिपीट कभी कभी इसलिए करते हैं कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको चीज़ें पता चल जाए कि ये चीज़ें बेसिकली पहले डिस्कस हो चुकी हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप भी जो है यहाँ पर जो है वो मारे गए। उसके बाद देखा जाए यूएसए की तरफ से जो है वो 13 जो है यहाँ पर यूएसए सर्विस मेंबर्स वो भी यहाँ पर मारे जाते हुए नजर आए। इस तरह इजराइल का भी बहुत सारा नुकसान हुआ। तो तीनों तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारा नुकसान हुआ। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इसके रेपरकशंस है इकोनॉमी को लेकर, और जिस तरह हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या ये नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आज जो ईरान या इजराइल जो पहले यहाँ पर स्टैंड कर रहे थे, क्या वो स्टैंड कर पाएंगे यहाँ पर फ्यूचर के अंदर? इनको लॉन्ग लास्टिंग, आप कह लेकर लंबे अरसे तक जो है इनको यहाँ पर इनके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये है। उसके बाद आप बात करते हैं शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंस। ग्लोबल अलायंस की अगर बात की जाए तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बहुत सारे डिस्कशंस कर चुका हूं। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर नेटो वाला जो है, ठीक है। अब नेटो वाला मैटर क्या है भाई? नेटो वाला ये है कि सबसे पहले हम जब जो देखते थे यहाँ पर कि नेटो एक्सपेंशन की बात करते थे, जब यहाँ पर स्वीडन ऐड हुआ, फिनलैंड यहाँ पर ऐड होता हुआ नजर आया, मेंबर बनता हुआ नजर आया बेसिकली नेटो का, तो एक ही चीज हमें देखने को मिली कि नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं पे यह भी बात की जा रही है कि नेटो अलायंस के दरमियान में एक टसल देखने को मिल रही है, फ्रैगमेंटेशन आप कह सकते हैं, तोड़फोड़। लेकिन ये एक नेटो का ऐसा अलायंस है जो टूट नहीं सकता। एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, इसका आर्टिकल जो 5 यहां पर कहता है ना कि एक स्टेट के ऊपर हमला दूसरी स्टेट के ऊपर हमला समझा जाएगा, ठीक है। अब ये मसला खराब हुआ कहां से? सबसे पहले तो ग्रीनलैंड वाला मैटर रहा, नेटो अलायंस और यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो है आमने सामने आ गए। उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए, मेन जो यहां पर आया, जो दूरी हुई इनकी नेटो अलायंस की, तो वो यहां पर हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। जब यहां पर ट्रंप ने कहा यूरोपियन कंट्रीज को भी आओ जंग लड़े, यहां पर आप भी हमारे साथ आए। लेकिन यहां पर जो जर्मनी के वाइस चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, ये मैं पहले कह चुका अपने प्रीवियस लेक्चर कर, ये बातें मैं दोबारा रिवाइज करने के लिए आपको बोल रहा हूं ताकि चीजें आपको रिवाइज हो जाएं, ठीक है। फ्रेडरिक मर्ज, केयर स्टारमर, इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने क्या कहा कि भाई जो ये आपका मिडिल ईस्ट का मामला है ये नेटो का मिशन नहीं है, ये इजराइल की एक कह ले के वॉर है, ठीक है, उसके लिए। लेकिन आपके साथ हम स्टैंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक चीज तो यहां पर इनका अलायंस टोटल जो है मैं यहां पर शिफ्टिंग देखने को मिली, एक दूसरे से दूरी। द कॉन्फ्लिक्ट हैड वाइडेंड द गल्फ बिटवीन यूएस एंड इट्स वेस्टर्न राइज, इट हैज लूजन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कोहेजन। उसके बाद इट हैज फॉस्टर्ड न्यू पार्टनरशिप। अब न्यू पार्टनरशिप के अंदर यहां पर क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज ने यहां पर क्या किया, किसकी तरफ रुख किया? सबसे पहले मदर ऑफ ऑल डील्स को यहां पर साइन किया गया। अब ये इस वक्त नहीं किया गया, ये मिडिल ईस्ट का अभी का मामला है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर जब ग्रीनलैंड के ऊपर मैटर शुरू हुआ था, तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन ने समझा कि यूएसए की जो पॉलिसी है, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या है भाई, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चीज क्या है, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनरो डॉक्ट्रिन आपको मिलेगी, रीजनल एक्सपेंशन आप कह सकते हैं, रीजनल हेजमनी आप यहां पर कह सकते हैं, ठीक है, डोमिनेंस फोर्स एट रीजनल लेवल,
ये चीज भी कह सकते हैं। जिस चीज को यहां पर टैकल करते हुए मार्क कार्नी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमें तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाहिए, मिडिल पार्स को आगे आना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जो मीटिंग हुई 2026 के अंदर 19 to 23 जनवरी को, वहां पर उसने कहा, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं जहां पर कहा गया आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर एंड हो रहा है, वहां से आपकी स्टेटमेंट आपकी डे बाय डे हमें देखने को मिल रही है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। नो डाउट पहले भी है डिस्कशन, लेकिन वहां से जो है इसने हवा पकड़ा, तो अब यहां पर जो है हवा पकड़ी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, राइज ऑफ मिडिल पार्स, यहां पर फिर मिडिल पार्स इमर्ज हो रही है ना। अब यहां पर एक तो है ट्रेडिशनल मिडिल पार्स, एक है आपका मिडिल पार्स। ये आपकी रिवीजन के लिए, सारा रिवीजन के लिए, ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, जितने भी न्यूज स्पाइडर्स आ रहे हैं उनको जो है यहां पर चीजें पता चल जाए कि सारी ये डिस्कस कर रहे हैं। फिर नहीं तो बाद में पता क्या बोलते हैं, सर आपने तो स्किप कर दिया, मीन सर को पता ही नहीं है, सर को पता ही नहीं है, स्किप कर दिया, तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। ये नहीं पता कि हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, वो तो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं ना, उनको पता है कि हम क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक एक डेवलपमेंट्स को हम कवर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए राइज ऑफ मिडिल पार्स, सबसे पहले न्यू अलायंसेस की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान में टसल कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रही थी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या हुआ, टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, ये आपको क्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कभी कभी ये भी कहा गया था, इस्लामिक नेटो के ऊपर मैंने लेक्चर कवर किया था, टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान यहां पर जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन करने की बात की गई थी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो पैकेट साइन किया नहीं गया, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने तो साइन कर ही लिया था, ठीक है। अब यहां पर जो है ना चीजें, जो इंपैक्ट जो वॉर के बाद हमें देखने को मिला कि ये चारों कंट्री एक पेज के ऊपर आ गए। फिर क्या हुआ, इस्लामाबाद के अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट और यहां पर जो है वो पाकिस्तान, यहां पर मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की कि भाई इस इशू को कैसे जो खत्म किया जा सकता है, कैसे डी एस्केलेशन की जा सकती है, मिडल ईस्ट वाला जो मामला है, ठीक है। तो यहां पर फिर हमें न्यू अलायंस देखने को मिलता है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की एंड इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेजर पार्ट्स, यहां पर स्विंग स्टेट्स की बात की गई है। स्विंग स्टेट और क्लाइंट स्टेट क्या होता है, मैंने पहले भी जो है ना चीजें कह चुका कि जेफर लॉर्ड क्रॉस्टिफी की जो बुक है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, उसके अंदर उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से दुनिया का क्लाइंट रहा है, और ये बहुत बड़ी उसने बात की। लेकिन अब जो है यहां पर स्विंग स्टेट का मतलब होता है नेशनल, रीजनल और ग्लोबल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपनी पोजीशन को बार बार बदलते रहना, उसको बोला जाता है स्विंग स्टेट। जिस तरह पाकिस्तान स्विंग स्टेट है। अब क्यों है, क्योंकि एक तरफ यहां पर जो है वो कह लें कि क्या है, चाइना है, दूसरी तरफ यहां पर यूएसए है, मिडल ईस्ट है और ईरान है, और उसके बाद यहां पर गल्फ स्टेट्स हैं। तो यहां पर हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूचर रिलेशनशिप्स रिलाई मोर ऑन ट्रस्ट। अब ये चीज, तो ये पॉइंट्स है, आप बेसिकली ऐड कर सकते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गेम सारी जो है ना यहां पर चाइनाज स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई पूरा लेक्चर ले रहा है ना उसको अब यहां पर समझ आएगी एक चीज। बेसिकली यूएसए ईरान के ऊपर जो कंट्रोल या जो है अपना हासिल क्यों करना चाहता है, आपको क्या लगता है? चलो 3-4 रीजन मैं बता देता हूं, लेकिन एक और चीज हम ऐड करने वाले आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिजीम चेंज सर वो तो कहता है होनी चाहिए। दूसरा सर ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करता है, यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करता है वो यूएसए, ठीक है। थर्ड नंबर पर सर वो कहता है कि जो है ना ईरान जो है ना प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहाँ पर हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल हमास है। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका जो है वो कह लें कि हमास है, आपका हौदीज है, हिजबुल्ला है, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। यही चीज़ है ना। इसके अलावा और भी आप यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएसए असल में देख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो 80 to 90% ऑयल जो दुनिया के अंदर इंपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहां पर चाइना कर रहा है। आपको क्या लगता है कि सारी गेम वो है? जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिल रहा है चाइना,
तो कहीं ना कहीं पे वो चाइना, उसको पता है कि डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर है ऑयल इंपोर्ट करने की, तो क्यों ना हम यहां पर जो हल्ला गुल्ला मचा दें, तो यहां पर क्या होगी, इकोनॉमी चाइना की बैठ जाएगी। अब ये एक केस नहीं है, पहला केस सुने, वेनेजुला वाला। आपको क्या लगता है वेनेजुला के ऊपर जो 303 बिलियन बैरल जो ऑयल के ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया, किसका इन्फ्लुएंस जा रहा था उधर? चाइना का। चाइना का इन्फ्लुएंस उधर बढ़ रहा था। 100 मिलियन, आप चेक करेंगे यहां पर पूरी लिस्ट निकालकर, वहां पर सोशलिज्म आपको देखने को मिलता है। यूएसए को फर्क नहीं पड़ता, स्टेट चाहे सेकुलर है, रिलीजियस है, अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसको अपने इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आप उठाकर देख ले, अगर आप रिसर्च करके देख ले, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। वेनेजुला के अंदर रेजिम चेंज की गई, सोशलिज्म है ना उधर, सोशलिज्म को चेंज नहीं किया गया उसने, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कंट्रोल चाहिए क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और यही इन्फ्लुएंस चाइना का कहां पर देखने को मिल रहा है भाई? ईरान के अंदर। और ईरान से वो तेल इंपोर्ट करता है। 80 to 90% अगर ऑयल ईरान का देखा जाए तो कहां पर जा रहा है आपका? चाइना के पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे यूएसए चाइना को यहां पर डाउन करने के लिए भी उसका इंटरेस्ट देखने को मिल सके। दोनों तरफ तो चाइना। आर्किटेक्ट ओशन के अंदर, आर्किटेक्ट सर्कल की बात करते हैं। आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर ग्रीनलैंड यूएसए क्यों लेना चाहता है? क्यों लेना चाहता है? बहुत सारी रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। एक इंपोर्टेंट बताएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर किसकी हेजमनी है? चाइना की है। अब यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करेगा तो आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिल रहा है? रशिया का। 88 कंट्री है सर्कल के अंदर, तो सबसे ज्यादा किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा? रशिया का। तो उसने बोला कि भाई रशिया इधर से भी बढ़ रहा है तो ग्रीनलैंड हम ले लेते हैं, चाइना भी उल्टा आ रहा है यहां पर। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर चाइना की। तो चाइना और यूएसए के दरमियान में हमें यहां पर देख लेकर इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी की बात की जा रही, तो दोनों का यहां पर जो है वो स्ट्रेटेजिक राइवलरी हमें देखने को मिल रही। चाइना हैज आर्गुमेबली गेन्ड द मोस्ट, इट इज लेवरेजिंग यूएसए ओवर स्ट्रेच एंड इट इज एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक स्पेस, इट इज सिक्योरिंग एनर्जी लेवरेज, इट इज अवॉइडिंग ओपन अलाइनमेंट। ये चीज सारे फायदे जो है यहां पर चाइना को हो रहे हैं, चुप करके बैठा हुआ है। उसको यहां पर जो कह ले कि ईरान से मामला खराब है तो रशिया से ऑयल ले रहा है, उसको क्या मसला है? उसको कोई मसला नहीं। लेकिन यूएसए की पॉलिसी चेक करें। उसके बाद यहां पर इमर्जिंग ट्रस्ट इश्यूज डिस्पाइट इट्स न्यूट्रल इमेज रिपोर्ट्स। अब यहां पर अगर देखा जाए, हालांकि यहां पर इमेज क्या जा रहा है, भले एक चीज है इंपॉर्टेंट कि भाई चाइना जो है ना यहां पर वो कह ले कि न्यूट्रल है, लेकिन टेक्निकल जो है ना सपोर्ट की बात की जा रही है कि वो ईरान की कर रहा है, रशिया और चाइना। अब यहां पर हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर यहां पर मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट की गई थी, तीनों ने मिलकर की थी। किस किसने? बेसिकली चाइना, रशिया और यहां पर ईरान ने मिलकर की थी। जब ये वॉर स्टार्ट होने से पहले, जब उस वक्त अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड वगैरह भेजे जा रहे थे, उस वक्त की बात है, ठीक है। तो अब ये चीजें भी हमें यहां पर देख, टोटल अगर देखा जाए ना, यहां पर टोटली अगर देखा जाए तो अलायंस यहां पर जो ओल्ड अलायंस थे वो यहां पर क्या हो रहे हैं? आपके टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। नेटो वाले एग्जांपल सामने है, न्यू अलायंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू अलायंस कौन से थे? अभी जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इजिप्ट है, मिडिल पार्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मिडिल पार्ट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसके बाद देखा जाए यहां पर चाइना का स्ट्रैटेजिक राइवलरी, ये भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप ऐड करेंगे यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द असेंडेंट पाकिस्तान रोल्स नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, पाकिस्तान एज ए डिप्लोमेटिक रोल, ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रेपिटेशन नहीं करूंगा मैं। यहां पर रेपिटेशन वाला मामला है, इश्यू होता है। मैं चीजें इसलिए रिपीट करता हूं ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको चीजें रिवाइज हो जाए। रिवीजन के लिए मैं दोबारा मुझे कहनी पड़ती हैं चीजें। अगर आप समझदार हैं ना, थोड़ा चीजों को समझा करें। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिक सीज फायर फैसिलिटेशन, ठीक है। अब अगर यहां पर देखा जाए, पाकिस्तान ने डी एस्केलेशन करवाई 40 डेज के बाद, ठीक है। कितना? 40 डेज है या 39 डेज से हो रहे थे, तो 7 अप्रैल को तो आप यहां पर कह सकते हैं पाकिस्तान ने 2 वीक्स की सीज फायर करवाई। फिर यहां पर हमें इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स देखने को मिली। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं यार, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मीटिंग एंड 47 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि दोनों आमने सामने आए,
ईरान और यूएसए दोनों आमने सामने आए ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, आमने सामने टेबल टॉक हुई इस्लामाबाद के अंदर। रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर क्या हुआ, एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया। यहाँ पर रीजन के अंदर स्टेबिलिटी यहाँ पर लेकर आने की कोशिश की। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी यही है कि भाई रीजनल लेवल पर सिक्योरिटी और पीस, नेबर कंट्रीज के साथ कोर्डियल रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो एक अलग बात है कि इंडिया और अफगानिस्तान के साथ अभी नहीं बन रही। तो उसके बाद है पाकिस्तान इज इंक्रीजिंगली सीन एज ए नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर एंड वर्किंग टू प्रिवेंट फर्दर। यहाँ पर बैक चैनल डिप्लोमेसी कह सकते हैं, फैसिलिटेटर कह सकते हैं, एज ए मीडिएटर रोल प्ले भी किया जा सकता है। तो इसी के रिलेटेड मैंने प्रीवियस एक डिप्लोमेसी के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान की वर्थ क्यों यहाँ पर कम है। नहीं तो अगर फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता तो ये इस्लामाबाद की जो यहाँ पर डिप्लोमेसी का एक प्रोसेस हमें देखने को मिलता, तो यहाँ पर ना देखने को मिलता। मसला जो है वो फर्स्ट टॉक्स के अंदर या फर्स्ट राउंड के अंदर हल हो जाना था। और ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका था कि पाकिस्तान की कौन सी चीजों की वजह से जो ये प्रोसेस यहां पर बढ़ा। नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करेंगे। पाकिस्तान एक तो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज तो यहां पर कम कर ही रहा है, दूसरा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंटरनली भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। इकोनॉमिक इंपेरेटिव की अगर बात की जाए तो नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन की अगर बात की जाए तो अभी हम बात कर रहे थे यहां पर यूएसए चाइना राइवलरी बैलेंसिंग एक्ट। अब बैलेंसिंग एक्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो पिछला लेक्चर तो हमारा बैलेंसिंग एक्ट वाला था ना, उसका चाइना का। तो चाइना बैलेंसिंग एक्ट जो कर रहा है यहां पर ईरान के साथ भी चल रहा है, यूएसए के साथ। देखा यूएसए के साथ कंपटीशन चल रहा है लेकिन ट्रेड फिर भी चल रही है। क्यों? उसकी वजह क्या? इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरडिपेंडेंस की वजह से चाइना जो है वो यूएसए से क्या ले रहा है बेसिकली? चिप्स, एडवांस चिप, सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन है, ये सारे वहां से ले रहा है। और यूएसए डिपेंडेंसी क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर है। तो दोनों की डिपेंडेंसी हमें देखने को मिले। ताइवान वाला मैटर आपके सामने ही है भाई, क्यों मर रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ताइवान के लिए। अब यहां पर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसको खींचेंगे नहीं यहां पर, ठीक है। जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं भाई, प्रीवियस लेक्चर देख के हैं, सारा आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। अब यहां पर आप देखें कि कॉम्प्लेक्सिटीज किस तरह जो है वो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो दोनों को यहां पर हैंडल किया जा रहा है चाइना की तरफ से। अब चाइना के साथ जो है मिलकर क्या किया गया, 5 पॉइंट्स यहां पर बनाए गए। ईरान की तरफ से कितने पॉइंट बनाए गए? 10 पॉइंट्स बनाए गए। यूएसए की तरफ से 15 पॉइंट्स बनाए गए। और पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कितने पॉइंट्स बनाए? यहां पर 5 पॉइंट्स बनाए। तो पाकिस्तान यहां पर जो है ना, मानना पड़ेगा एक चीज, अब वो ओपनली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है बैलेंसिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। चाइना के साथ, गल्फ स्टेट्स के साथ, ईरान के साथ और यूएसए के साथ, ये चीज भी। अब देखा जाए टू फ्रंट बॉर्डर की तरफ से चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो है ना, आप ऐसे उठाकर देख ले, ये 3 टॉपिक्स हैं, 3 जो हम यहां पर कंसेप्टिवली डिस्कस करने वाले हैं। अभी सेकंड हमारा चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक तरफ यहां पर इंडिया है ईस्टर्न बॉर्डर, और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ क्या है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ मैटर क्या चल रहा है भाई? मिलिटेंट्स ग्रुप्स को लेकर जो ऑपरेशन यहां पर स्टार्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ईस्टर्न की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। और यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहां पर भी ऑपरेशन स्टार्ट किया मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चीज भी है। अब यहां पर अगर देखा जाए अफगानिस्तान और इंडिया, ये ऑलरेडी हम बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। इंटरनली क्या मैटर है? इंटरनली इकोनॉमिक इंपेरेटिव अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप ये देखें कि इकोनॉमी सबसे पहले तो प्राइसेस एकदम से बढ़ गई। क्या बढ़ गई? यहां पर प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आई। उसकी रीजन क्या थी? एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस क्यों था? ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट हुई। अरेबियन सी एक वाहिद रूट था जहां से पाकिस्तान अपनी ट्रेड करता था गल्फ स्टेट्स के साथ, लेकिन क्या हुआ कि वो रास्ता भी यहां पर बंद, क्योस इंस्टेबिलिटी। तो यहां पर प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आई। पेट्रोल आपके सामने, डीजल आपके सामने है। तो जब पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? पॉवर्टी रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए लो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, लोग यहां पर आ ही नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? जो पहले कंपनी थी बड़ी वो भी जा रही है। सबसे बड़ा क्या है मसला यहां पर? लैक ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी। पॉलिसी को यार मसला यहां पर पॉलिसीज का भी है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, हाई इनपुट कॉस्ट, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, डेटर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक। उसके बाद एक्सटर्नल लॉन डिपेंडेंसी, ये लॉन डिपेंडेंसी वाला तो बहुत हमने डिस्कशन किया यार, इसको मैंने इतना डिस्कस किया कि बोर हो गया। साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी डिस्कस कर चुका है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जब स्टेबलाइज हो जाती है तो उसकी बेस क्या होती है, फॉरेन एड्स फंड्स और एड्स लोन्स की वजह से। आसियान डेवलपमेंट बैंक, IMF बैंक, सऊदी अरेबिया $3 बिलियन जो दिया, यूएई को $3.5 बिलियन वापस करना पड़ा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है नीड अ गुड गवर्नेंस। भाई गुड गवर्नेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कहां से आएगी, चैलेंजेस ही इतने हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, कहने के लिए कह देते हैं जी गुड गवर्नेंस जो है ना होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है, उसकी रीज़न भी है ना, आपको पता भी है। पाकिस्तान मस्ट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक गवर्नेंस, डिवॉल्व पावर एंड फोकस ऑन यूथ डेवलपमेंट। ये वही रिकमेंडेशंस है यार, वही सजेशंस है, सेम डेली बेसिस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। यूथ एम्पावरमेंट करो, लोकल गवर्नमेंट को कर दो, यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ है तो भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस वाला इशू खत्म करने के लिए टापी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, ईरान पीस पाइपलाइन को जो कंप्लीट करें, एजुकेशन को अच्छा किया जाए। यही है नॉर्मल डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैं अगर कोई पॉइंट अगर यहाँ पर छूट भी गया तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैन डिप्लोमेसी सर्वाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे पहले अगर देखा जाए ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यही बात की जाती है कि भाई यहां पर तो जो है ना आपके इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गए। मैं यहां पर हैरान हूं उन लोगों के ऊपर यार, अब बात साथ में ना कॉन्टेक्स्ट जरूर क्लियर किया करें फेलियर के। देखें डिप्लोमेसी 1-2 दिन के लिए नहीं है, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग a nice doggy until you can find a rock। जब तक अपना तो मकसद हासिल नहीं कर लेते, ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर लेते, आपको डिप्लोमेसी को प्यारी कुतिया कहना पड़ेगा, नाइस डॉगी कहना पड़ेगा। और यही चीज हमें देखने को मिले। डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं यार, IR आप पढ़ रहे हैं, आप तो, मैं तो हैरान हूं आप कहां पढ़ रहे हैं। IR तो सब्जेक्ट आपका होना ही नहीं चाहिए था, सब्जेक्ट आपका होना चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। IR तो खत्म हो गया भाईजान, IR का नाम चेंज करके रख देना चाहिए इंटरस्टेट रिलेशंस। क्या इंटरस्टेट रिलेशंस? भाई आप इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब यह है कि 2 स्टेट्स के दरमियान में ताल्लुकात, यार सिंपल वर्ड्स में। लेकिन अब स्टेट्स के दरमियान में ताल्लुकात नहीं रहे, अब ताल्लुकात और बढ़ गए हैं। इसीलिए तो IR की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करें जाकर, रिसर्च करें इसके ऊपर बैठकर। इसलिए बोलता हूं कि डिप्लोमेसी अगर IR से निकाल दिया जाए तो डिप्लोमेसी आपके IR रहेगा ही नहीं। और डिप्लोमेसी अब तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आ गई है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आ गया, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आप देखें कि बार बार रिवर्सल, चिकन आउट। चिकन आउट का मतलब था बातों का फिर जाना। बार बार जो है यहां पर कभी बोला जा रहा था कि जेडी वेंस आ रहे हैं, कभी बोला जा रहा था यहां पर वेस्टकॉफ आ रहा है, जैरेड कश्नर आ रहा है भाईजान, लेकिन नहीं आए। फिर यहां पर मामला को गया। अब सारा मुद्दा जो है ट्रंप की तरफ से किसके ऊपर डाल दिया गया, यहां पर ईरान की तरफ से। भाई अब वो खुद ही हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। अब मसले यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या रही है, हम एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था पॉइंट हमने डैमेजेस का, कि यहां पर ईरान ने कहा जितना मेरा डैमेजेस हुआ आपको पे करना पड़ेगा। यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर बात हो रही है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के बात हो रही है, प्रॉक्सी ग्रुप्स के ऊपर बात हो रही है। यहां पर ये पॉइंट्स है, 15 पॉइंट उसके हैं, 10 पॉइंट्स इसके हैं ईरान के, ठीक है। तो अब ये है इट सेट बैक मीडिएटर लाइक पाकिस्तान वेयर ट्रस्ट एंड कंटिन्यूटी मैटर, ठीक है। तो अब यहां पर पाकिस्तान को जो है ट्रंप की तरफ से काफी जो है वो कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, CDF जो है यहाँ पर आसिम मुनीर साहब को काफी जो है ट्रंप की तरफ से जो है वो कह लें कि सराहा जा रहा है कि इन्होंने डिप्लोमेटिक अपना रोल प्ले किया, एज ए मीडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया। तो अब यहां पर देखना यह है
कि क्या ये डिप्लोमेसी यहां पर सर्वाइव कर रही है। भाई डिप्लोमेसी प्रोसेस है, ये अभी टॉक्स आपकी होंगी, ये आपका सेकंड राउंड भी होगा, ये आपका अगर सेकंड राउंड में मामला ठीक ना हुए तो ये आपका थर्ड राउंड भी होगा यहां पर, ठीक है। तो राउंड अभी चलेंगे। तो सेकंड राउंड तो उसका हो चुका है ना, लेबनान और इजराइल का वाशिंगटन के अंदर, जो अभी 3 वीक्स के लिए उन्होंने फर्दर जो आगे बढ़ा दिया चीजों को, ठीक है। तो अब यहां पर रेटेक एंड प्रोएक्टिव, अगर वेस्टर्न मीडिया इरानियन ऑफिशियल से ट्रम्प्स मैसेजिंग अंडरमाइन डिप्लोमेसी। अब यहां पर बार बार यही कहा जा रहा है कि डिप्लोमेसी जो है, जिस तरह एक चीज है यहां पर हमने बात की सिर्फ इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स है चिकन आउट वाली स्टेटमेंट है, बार बार अपनी बातों से रिवर्सल जो देखने को मिल रहा है। जितने भी यहां पर प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स क्या करें, वो यहां पर एक चीज ही आपको कहते हुए नजर आएंगे कि भाई आपका जो है यहां पर जो कह ले कि जिस तरह ट्रंप बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहा है, रिवर्सल देखने को मिल रही है, तो ये डिप्लोमेसी का क्या अंडरमाइन नहीं कर रहे, ठीक है, ये चीज भी है। लेकिन वो ये है टैकट, ये कहीं ना कहीं पे ईरान ने एक यहां पर फ्रेज यूज किया गया था ईरान की तरफ से, मार्केट मैनिपुलेशन। और ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मार्केट मैनिपुलेशन किस तरह होती है, कि बार बार क्या बयान देना, क्या देना, मार्केट को अपलिफ्ट कर देना, फायदा हो गया, कारोबारी बंदा है यार वो, सीधी सी बात करूं तो। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं कहना नहीं चाहता, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि वो यही ना हो कि भाई मेरा मसला बन जाएगा ना, तो ये चीजें भी है। तो अब यहां पर मसला पता क्या रहा है, अब यहां पर बात करते हैं कम्युनिकेशन एज ए एक्शन, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट एक्ट डायरेक्टली एडवांसिंग और हाल्टिंग डिप्लोमेसी। तो ये वही चीजें हैं कि भाई जिस तरह बार बार जो है अप डाउन, आगे पीछे होना, कभी भेज रहे हैं कभी नहीं भेज रहे, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर डिप्लोमेसी अंडरमाइन की जा रही है, यही बात की जा रही है बेसिकली। अब ब्रॉडर इंपैक्ट्स ऑफ द डिप्लोमेटिक अनसर्टेनिटी, वो बात आ गई ना यहाँ पर, एनर्जी मार्केट वॉल्टिलिटी चीज आ जाती है यहाँ पर, है ना, ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑयल प्राइसेस आपकी बढ़ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर आपका इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, तीनों टॉपिक हमारे सेम ही है ना, लेकिन तीनों ने उधेड़ के रख दिया यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स थे। 50% आपका यहाँ पर प्राइसेस बढ़ती नजर आई। नेगेटिव इंपैक्ट साउथ एशिया के ऊपर क्या पड़े, रीजनल लेवल के ऊपर क्या पड़े, ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या पड़े, ईरान मिडिल ईस्ट की वॉर की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। रिन्यूड अनसर्टेनिटी फॉलोइंग द कैंसल्ड टॉक्स इज लाइकली टू रेनफोर्स एंड मार्केट इंस्टेबिलिटी, ठीक है। कभी कभी बोला जाता है भाई आगे करें, आगे इलेक्शन जो है ना, टॉक्स वगैरह की बात की जाती है, सारा कुछ, तो मार्केट कारोबारी बंदे हैं भाई, उसी वक्त फायदा हो जाता है, फिर जो है यहाँ पर बातें चेंज कर ली जाती है। तो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स एंड शिफ्ट, अगर आप सेंस है ना समझने की, रिसर्च है, तो देन आप मेरी बात समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए यूरोपियन अनईजी की बात की जाए, अब यूरोपीय यूनियन मैंने बात की थी यहाँ पर 30 मेंबर्स की। केयर स्टारमर जब यहाँ पर गल्फ के कहले के विजिट पर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर 30 मेंबर्स का अलायंस बनाने की बात की गई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रिलेटेड किसको ओपन किया जाए, तो ये चीज भी है। दे एक्सप्रेस डीपरिंग अनईज ओवर द एब्सेंस ऑफ द प्रेडिक्टेबल यूएस स्ट्रैटेजी, तो किस तरह बार बार जो है यूएसए की तरफ से जो स्ट्रैटेजीज को चेंज किया जा रहा है, तो बार बार फिर जो हमें यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो हमें यहाँ पर अनसर्टेनिटी के नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अलायंस के ऊपर भी यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, फिर थोड़ा सा फायदा हो जाता है, फिर यहाँ पर रिवर्स कर लिए जाते हैं डिसीजन सारे, ठीक है। उसके बाद बात की जाए आउटलुक एंड फ्रेजल, अगर हमारे पास यहाँ पर पाथ फॉरवर्ड क्या है हमारे पास रहेंगे, सबसे पहले डिप्लोमेसी ऑन होल्ड, इस्लामाबाद टॉक्स इफेक्टिवली पॉज्ड, अभी रुक गए हैं यहाँ पर। देयर रिवाइवल डिपेंड्स ऑन तेहरान रिस्पॉन्स, वाशिंगटन मस्ट मेंटेन अ कोहेरेंट कंसिस्टेंट पोजीशन, कोर इश्यू अनचेंज्ड, यूएसए डिमांड्स वेरीफाइबल लिमिट्स ऑन Iran nuclear program, Iran insists on sanction reliefs, Trump all the cards, assertion clashes with Tehran's likely interpretation of inconsistency, ठीक है। अब यहां पर डिमांड्स क्या हैं भाईजान, डिमांड्स यूएसए की ये हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। अब यहां पर मैंने बात की थी ईरान वाली, तो अब जितनी देर तक थोड़ा सा जो है ना, ये चाइना वाली सॉरी, तो चाइना वाली और ईरान वाला जो मैटर है ना, वो थोड़ा सा लंबा इसको कर रहा है और भी करेगा। अब जिस तरह चीजें देखने को मिल रही हैं, उसकी रीजन क्या है कि अब वो प्रेशर एक बिल्ड कर रहा है ईरान के ऊपर, यूएसए की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है डिप्लोमेसी के रिलेटेड, बार बार आगे पीछे हो जाना, दोबारा रिवर्स कर लेना डिसीजंस को, दोबारा रोक देना कि अब नहीं जाना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन डिमांड न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, सामने वही चीजें आ रही हैं, लेकिन बैक पे कुछ और चीजें हैं। नैरो पार्ट टू डीएस्केलेशन की बात की जाए, लिमिटेड एग्रीमेंट विद फेस्ड कंसेशन रिमेन्स पॉसिबल बट इंक्रीजिंगली फ्रेजाइल। उसके बाद द कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स सस्पेंडेड बिटवीन डिप्लोमेसी एंड एस्केलेशन। देखें
पाकिस्तान, हमने बात की थी यहां पर पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्या है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने क्या चीज डिस्कस की थी यहां पर कि पाकिस्तान के डिप्लोमेसी जिस तरह मीडिएटर रोल प्ले किया, तो अगर यहां पर पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर होती ना, आज इंटरनली एक्सटर्नली स्ट्रांग होता, तो यहां पर पाकिस्तान, ये जो इस्लामाबाद के अंदर बार बार बात की जा रही ना, जो टॉक्स यहां पर जो फाइनलाइज नहीं हुई, तो वो हो जाती। अब यहां पर क्यों, यहां पर यूएसए जहां भी हाथ डालता है, क्यों वहां पर एग्रीमेंट हो जाता है, क्यों वहां पर फ्रेमवर्क भी बन जाता है, क्यों वहां पर स्ट्रक्चर भी। बोपी आपके सामने है, बोर्ड ऑफ पीस, यूएन आपका फेल बैठा है, यूएसए ने आपका जो है उसी वक्त फ्रेमवर्क बना के बोपी पास करके वो बैठा हुआ है, चेक करें। 9 कंट्री यहां पर जो है, तकरीबन 19 कंट्रीज भी यहां पर जो इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान भी है, सारे जो कंट्रीज ने बोपी को साइन किया, बोर्ड ऑफ पीस को। अब अगर यही पाकिस्तान के पास ताकत होती तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करता, मीडिएटर रोल प्ले करता, भाई बोलता टेबल के ऊपर आओ, सॉल्व करो, बस दैट्स इट। तो यहां पर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की जरूरत है, पाकिस्तान को सजेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हमें, तो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की जरूरत है, ठीक है, ताकि जो है वो कह ले के निगोशिएशंस को जो है वो फ्रूटफुल बनाया जा सके, या इनको जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं 27th जो यहां पर अमेंडमेंट जो है यहां पर हुई 2025 के अंदर। 26th अमेंडमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 27th अमेंडमेंट 27वीं जो यहां पर अमेंडमेंट देखने को मिली, इसके ऊपर भी मेरा आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, इसके ऊपर मेरी डिस्कशन है, एनालिसिस है मेरा, पूरा आपको मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो यहां पर बनाई गई, और यहां पर जो केस स्टडी हमारे पास रहेगा शहबाज मसीह केस वाला है। यहां पर हिस्ट्री उठाकर देखें, 200 केस, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहा है, या पाकिस्तान फेयर के अंदर कहीं ना कहीं पर अगर जुडिशरी का नाम आ जाए, तो जुडिशरी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो केसेस है वो पाकिस्तान के कौन से, यहाँ पर 200 का केस, तमीजुद्दीन वाला केस, आसमा जिलानी वाला केस, नुसरत भुट्टो वाला केस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये केसेस इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास यहां पर ट्रांसजेंडर वाला 2013 वाला आप केस उठाकर देख लें। यहां पर बात करने वाले हैं हम शहबाज मसीह की, यहां पर केस। तो यहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो बनाई गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और इसका 189 आर्टिकल क्या कहता है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप पूरा देखेंगे, तो फीचर्स की थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो यहां पर जो है वो कह ले के कमांड स्ट्रक्चर को यहां पर स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। सबसे पहले कमांड स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया, उसके बाद यहां पर जितने भी हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से जो है यहां पर छुटकारा मिला, किसको, प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से उन सबको। उसके बाद यहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई गई। उसके बाद यहां पर ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले भी मैं अपनी 27वीं में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन आज भी मैं कहीं ना कहीं पे समझता हूं कि जो 27th अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी आपको देखने को मिलती है। अगर आपको एनालिसिस करना आता है, चीजों को आप अंडरस्टैंड, अब पार्लियामेंट को आप इतना ईजी मत लें। आप ये आपको लगता है ये जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है और सारी पावर आगे दे देंगी, तो आप 27th अमेंडमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जस्ट आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही बोलें कि ये चीज है, ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। अब 27th अमेंडमेंट को पास किया गया, न्यू हायरार्की देखने को मिली। यहां पर बात करेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी 189 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये क्या कहता है यहां पर, अगर 27वीं अमेंडमेंट से पहले जो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑर्डर देना था, वो तमाम जितने भी पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर लागू था। लेकिन अब जो है यहां पर वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट बनाई गई है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर फेडरल FCC की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये कोई यहां पर कह ले के कोई यहां पर फैसला देती है प्रेसिडेंट्स, तो वो फैसला पूरे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लागू होगा और बाकी यहां पर जुडिशरी के ऊपर जितने भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर, प्रायर टू अमेंडमेंट द सुप्रीम कोर्ट्स लीगल रूलिंग वर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। जो भी प्रेसिडेंट जो भी फैसले थे वो सब जो है सबके ऊपर लागू थे। उसके बाद 27th अमेंडमेंट कार्ड आउट FCC transferring constitutional jurisdiction and making its decision binding on all courts including सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ी चीज तो यहां पर पॉइंट नोट करने वाला यह है कि 27th अमेंडमेंट पास करने के बाद 189 जो आर्टिकल है वो जो है कह ले कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर डिसीजन देती है, फैसला देती है,
तो वो तमाम कोर्ट्स के ऊपर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन 27 से पहले क्या था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट थी, देन वही यहां पर दे रही थी। डिबेट ऑन प्रेसिडेंट अगर बात की जाए फैसले के ऊपर, तो यहां पर अभी भी कुछ ना कुछ जो है यहां पर डिपेंडेंसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखने को मिल रही। उसकी रीजन क्या है, यह भी बता देता हूं। यह फेडरल जो शहबाज मस्सी वाला केस है, इसके ऊपर जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, यह इंपॉर्टेंट है, यह नोट डाउन करने वाले हैं। क्योंकि तमीज़ो देने वाला केस, डोसो वाला केस, आसमा जिलानी वाला केस, नुसरत भुट्टो वाला केस, अगर आपने सही पढ़ा हुआ है, सही सुना है, जो मार्शला लगाए गए, मार्शला को भी इलीगल यहां पर करार दिया गया, सारी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो ठीक है, तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर आप रिलायंस ऑन द पास्ट सुप्रीम, अब यहां पर कुछ चीजें हैं कि ये नहीं है कि बेसिकली जो है वो कह लें कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अब डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि कुछ फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट के जो कानूनी हैं उनको फॉलो किया जाएगा और उनको सामने रखा जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर लैंडमार्क रूलिंग यहां पर जो दी गई है, यह रूलिंग आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए लैंडमार्क रूलिंग शहबाज जो यहां पर मस्सी वाला केस है, इसके अंदर जो रूलिंग दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा है कि भाई अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जितने भी हैं वो टेक्निकली बाइंडिंग नहीं है, बट आर हाईली परसुएसिव। ठीक है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फॉलो किया जाएगा अगर वो कानूनी है तो। ठीक है, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मेन पर्पस है वो है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी इंटरप्रिटेशन है वो करनी है। ठीक है, तो ये आप सारे इख्तियारात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एफसीसी के पास चले गए। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट मीन फैसलों की बात की जा रही है, एज रिकैलिब्रेटेड नॉट एब्रोगेटेड, इनको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। पास प्रेसिडेंट्स में भी रिकंसिडर्ड इफ रिक्वायर्ड, अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इनको शामिल किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डिपार्चर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट डिमांड्स स्ट्रॉन्ग रीजनिंग। ठीक है, मैनिफेस्ट एरर, इनकंसिस्टेंसी विद कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट आर इनकम्पैटिबिलिटी विद फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद स्टेबलाइजिंग इंपैक्ट की बात की जाए, डिसीजन यहां पर देखा जाए तो फर्मिंग एफसीसी प्रेसिडेंट्स वाइल रिस्पेक्टिंग 70 ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। अगर देखा जाए तो यहां पर जो ना चीजें एफसीसी ने जो यहां पर चीज, ये अच्छी बात भी है कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी पहले जो यहां पर प्रेसिडेंट्स है या फैसले उनको फॉलो किया जाएगा अगर वो उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी नहीं है, उनके अंदर वो कानूनी तौर पर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट क्या है मींस उसके अंदर है ना, तो वो चीज़ फिर यहाँ पर फॉलो की जाएगी, अदरवाइज उनको नहीं किया जाएगा फॉलो। ठीक है, तो फिर इसका मतलब यही है कि स्टेबिलिटी यहाँ पर कायम करना है, यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूडेंस है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज़ है, एफसीसी ने एक बात ठीक कही है कि भाई अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिए हैं प्रेसिडेंट्स हैं उन फैसलों को माना जाएगा, लेकिन अगर वो कानूनी होते हैं, इनकंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं नजर आती, जैसे कि मैं पहले भी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसलिए जो 27th अमेंडमेंट जो बात की जा रही है यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है, बेसिकली ये है कि उसके रूल्स की जो है अहमियत दी जा रही है, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबल ट्रेंड्स पाकिस्तान इंपेरेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो डिजास्टर्स जो है यहां पर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, अब अगर यहां पर एक रिपोर्ट जो है यहां पर अदाद शुमार हमें जो देखने को मिले, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली बात करने वाले द इमरजेंसी इवेंट्स डाटाबेस, इसको बेसिकली यहां पर 1988 के अंदर बनाया गया, 1988। ठीक है, 1988 के अंदर। तो अब यहां पर इसका पर्पस क्या था, बेसिकली जो इंटरनेशनल डिजास्टर्स है उनके मतलब डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो 358, ठीक है, कितने 358 जो है नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिले, रिलेटेड डिजास्टर्स रिकॉर्डेड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर कितने फैटेलिटीज देखने को मिली हमें, यहां पर 16,607 हमें देखने को मिले, 16,607 जो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, विद एशिया की बात की जाए तो कितना है, 72.8% हमें देखने को मिल रहा है जस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, जो यहां पर अमवात हुई। उसके बाद अगर देखा जाए 110
2 मिलियन लोग जो है यहाँ पर क्या हुए, उसके अफेक्टेड हुए आप कह सकते हैं। उसके बाद 74.3% जो हमें एशिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रहेगी रिपोर्ट जो ओवरव्यू है, बेसिकली डाटा इकट्ठा किया गया, जितने भी डिजास्टर्स हुए, नेचुरल डिजास्टर्स हुए, उनकी वजह से यहाँ पर लोग जो मारे गए, उनकी वजह से जो है यहाँ पर लोग अफेक्ट हुए, उनका बारे में ये डाटा है, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी और एशिया के ऊपर, एशिया के अगर पॉइंट से देखा जाए तो भी। इसके अलावा 169.7 बिलियन डॉलर इन इकोनॉमिक लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो कितना है, तकरीबन 170 बिलियन डॉलर। मैं तकरीबन बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, 169.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। स्टॉर्म अफेक्टेड 54 यहां पर मिलियन लोगों को अफेक्ट किया है। वाइल्ड फायर्स कास्ट कितना है यहां पर, 53.9 बिलियन जो है हमें यहां पर डॉलर इन लॉसेस हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं कुछ जो है आप यहां पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अल नीनो। अल नीनो आपका क्या है, एक मौसमियाती अमल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है 2023 के अंदर, 2024 के अंदर उसका देखने को मिल सकता है। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए, 2025 का फ्लड देख लें, उसके बाद 2022 का फ्लड देख लें, पाकिस्तान को किस तरह लॉस का सामना करना पड़ा। तो 1037 डेथ होते हुए भी हमें नजर आई, 1037। अगर देखा जाए तो 6.9 मिलियन जो है यहां पर लोग अफेक्ट हुए हैं, ये आप डाटा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है क्या मसला, क्या है यहां पर सिस्टमिक फेलियर की बात की जाए तो सबसे पहले वीक ड्रेनेज सिस्टम है, अनमैनेज अर्बन ग्रोथ है। ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, उसका कोई प्रॉपर जो है वो ये कह लें कि पॉलिसी देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए वीक ड्रेनेज सिस्टम जो है अब आपके सामने ही है। ठीक है, ड्रेन नहीं किया जा सकता है कोई अच्छे से, वो भी एक मसला है। उसके बाद अनसेफ सेटलमेंट्स हैं, जो सेटलमेंट्स हमें देखने को मिल रही है वो भी अनसेफ है। निगलेक्ट, वाटर सिस्टम अच्छा नहीं है, उसको भी निगलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद डाइवर्स हैजर्ड है, फ्लैश यहाँ पर फ्लडिंग सिटीज के अंदर, फ्लैश फ्लडिंग अब 2025 की बात की जा रही है। कब की बात की जा रही है, यहाँ पर 2025 की बात की जा रही है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिला फ्लैश फ्लडिंग। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए ग्लेशियर रिस्क है इन नॉर्थ रिवराइन फ्लडिंग इन द प्लेन्स, तो ये भी एक चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो वल्नरेबिलिटीज देखे इसको, ये अगर देखा जाए ना पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट है, हमने यहां पर बात की थी फूड इनसिक्योरिटी की, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है ना वो ये 2 सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। एक सेक्टर कह ले फूड तो आपका वहां से ही आएगा, 50% आपका ऑलरेडी डाउन जा रहा है। अगर आपकी हीट वेव्स अगर यहाँ पर बढ़ती हैं, एक्सट्रीम हीट देखने को मिलेगी। तो ये हमारा तीसरा यहाँ पर इसके ऊपर टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट के रिलेटेड। अब वो हम चीजें यहाँ पर पीछे छोड़ा है, क्लाइमेट चेंज लॉस एंड डैमेजेस फंड वाले COP 27, COP 28, COP 29, COP 30 जो बेलम के अंदर, ब्राजील के अंदर, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ कॉजेज है, रीजंस है जो आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस चीज बजटिंग फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंस, तो 4 पॉइंट्स है हमारे पास, इन 4 पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजटिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, प्रोएक्टिव अडॉप्टेशन, यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा रिएक्टिव डैमेज पेमेंट के शिफ्ट करना पड़ेगा किसकी तरफ, प्रोएक्टिव लॉस रिडक्शन, कि किस तरह जो है लॉस को यहां पर रिड्यूस किया जा सकता है उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा थ्रू डेडिकेटेड अडॉप्टेशन। और जिस तरह यहाँ पर अडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके ऊपर स्पेंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। स्ट्रैटेजिक एलोकेशन की बात की जाए तो ड्रेनेज जो अपग्रेड किया जाए उसके अंदर, फ्लड प्रोटेक्शन, ठीक है, उसके बाद वाटर शेड रेस्टोरेशन, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, जितने भी प्रोविंशियल और म्यूनिसिपल कैपेसिटीज, भाई ये लोकल गवर्नमेंट आपका नहीं जाएगा। लोकल गवर्नमेंट आप जहां पे भी देखेंगे ना, जितनी देर तक आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन या एम्पावर नहीं करेंगे, बात यहां पर बनने वाली नहीं है। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का जो थर्ड टायर है वो क्या है, आपका लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपकी क्या है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपका जो है यहां पर फेलियर बैठा हुआ, सबसे बड़ा वीकनेस ये है। आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे यहां पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करेंगे, बैकवर्डनेस कैसे आप खत्म करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को वहां पर लाना पड़ेगा, डोर स्टेप डेमोक्रेसी आनी पड़ेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं म्यूनिसिपल का। उसके बाद पॉलिसी ओवरऑल की बात की जाए तो इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क इनटू नेशनल बजट टू प्रिवेंट रिकरिंग डिजास्टर्स फ्रॉम हिंडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नेशनल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाए, पहले भी इंक्लूड है, वो कौन सा नहीं है, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये बजटिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, ये 4 पॉइंट्स है जो आप ऐड करेंगे और आगे इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेंजर ऑन रिपीट पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर पाकिस्तान ने स्पार्को की तरफ से 25 कब यहां पर 25 अप्रैल 2026 को यहां पर जो है वो कह लें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट को यहां पर लॉन्च किया और किसके, चाइना के जो है यहां पर त्योन सैटेलाइट सेंटर से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है यहां पर जो है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से जो वो कह लें कि लॉन्च किया गया। अब अगर देखा जाए अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है, जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर लॉन्च किया गया, इसका बेसिकली इससे हो क्या क्या सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एक कह लें कि माइलस्टोन है पाकिस्तान ने जो हासिल किया चाइना के साथ मिलकर। तो इसका मैं थोड़ा यहां पर ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को यहां पर जो स्पार्को है, पाकिस्तान स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, स्पार्को सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट चाइना सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन नेशनल सेल्फ रिलायंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये रोल कहां पे प्ले कर सकता है बेसिकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, या इसको हम यहां पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप यहां पर लाजमी नोट डाउन करेंगे। और ये कौन सी डेट को किया गया, यहां पर 25 को किया गया, यहां पर अप्रैल है, ठीक है। और यहां पर जो है ये रहेगा आपका 2026, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर सैटरडे वाले दिन बेसिकली इसको यहां पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये आप एज ए जीके के लिए करना चाहें, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान और जो चाइना का रिलेशन है, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, पाकिस्तान के तरफ से 2 एस्ट्रोनॉट को यहां पर सिलेक्ट किया गया है जो यहां पर स्पेस के अंदर जाएंगे चाइना के साथ। तो चाइना यहां पर चाहता है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान को भी चांस दिया है स्पेस स्टेशन के अंदर काम करने के लिए। तो 2 कैंडिडेट्स को यहां पर जो है सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ये जो अभी जो मिशन, ये कह लें कि सैटेलाइट जो भेजा गया है, इसका रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो इमेजिंग क्वालिटी है उसके अंदर बेहतरी आ सकती है, ठीक है, जो इमेजिंग। तो सबसे पहले अगर देखा जाए अर्बन प्लानिंग लिवर्जिंग, अगर देखा जाए एडवांस्ड इमेजिंग फ्रॉम द स्मार्टर सिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के जरिए किस तरह निपटा जा सकता है, जिस तरह फ्लड आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो आप ये कह लें कि प्रेडिक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इनहैंस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात की जाए तो फूड क्राइसिस के ऊपर आपको पता है फूड सिक्योरिटी एज द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये आपका पीएमएस का ऐसे सपोर्टिंग आपका एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, मॉनिटरिंग इकोलॉजिकल चेंजेस एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। जो जिस तरह यहां पर स्पेस के अंदर जिस तरह यहां पर वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है या जिस तरह हमें यहां पर नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा देखने को मिलता है, तो पहले से ही उसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है सारे। तो इसीलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये आपका इससे पहले 2 हम मुझे बताएंगे कि आपका EO2 और EO जो है 1 ये कब भेजा गया, ये मुझे आप कमेंट के अंदर बताएंगे। ये चीज मैं ऐड करने वाला नहीं हूं। अगर आपकी एंगेजमेंट लास्ट तक लेक्चर तक है तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग यहां पर एंगेज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ये दोनों का मुझे आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट के अंदर। तो ये चीजें बेसिकली यहां पर जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ये किसके साथ इक्विप्ड है बेसिकली, यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए EO3 इज इक्विप्ड विद मल्टी ज्योमेट्री इमेजिंग मॉड्यूल्स, ठीक है, एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड ऑन बोर्ड AI पावर्ड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट एंड bolstering रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज फॉर नेशनल प्रायोरिटीज। तो ये वो चीजें हैं जो यहां पर हमें इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है जो बेसिकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 3 जो है उसके साथ जो है वो कनेक्टेड है या उसके अंदर हैं। तो ये चीजें आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है CPEC के अलावा भी अब आपके पास पॉइंट्स हैं कि स्पेस प्रोग्राम के अंदर भी चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की बात करेंगे और साथ साथ मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहां पर मैं डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स को डिस्कस करता हूं, 10 to 11 वर्ड्स होते हैं। अब 10 to 11 वर्ड्स के साथ भी 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 एंटोनिम्स। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हम 50 वर्ड्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। मैं पहले भी कहता आप अपना एक रजिस्टर ले लें, नोटबुक ले लें, इसके अंदर अपनी पूरी लिस्ट जो है यहां पर वोकैब की बनाते जाएं जो हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर ऐड कर रहे हैं बेसिकली।
आइटिनरी मीन्स क्या होता है? अ प्लान रूट और स्केड्यूल ऑफ अ जर्नी, सफर करने का मंसूबे को बोला जाता है स्केड्यूल बनाना बेसिकली, ठीक है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर? स्केड्यूल या रूट। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास? स्पॉन्टेनिटी या अनप्लान्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? बहुत इजी है, ग्लीमिंग है, पहले भी हम पढ़ते रहते हैं। शाइनिंग ब्राइटली आर पॉलिश, ठीक है, चमकता दमकता को बोला जाता है शाइनिंग या स्पार्कलिंग। उल्टा क्या बनेगा? डल या डिम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? वार मंगरिंग, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यह है कि चलो रिवाइज हो जाएगा, आप दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं। इनकरेजिंग और एडवोकेटिंग वॉर, जो बेसिकली जंग को भड़काने वाले को बोला जाता है, ठीक है। मिलिटरिस्टिक का बोल सकते हैं अग्रेसिव। उल्टा क्या बनेगा? पीसफुल या पैसिफिस्ट, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? इंडिस्पेंसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल को बोला जाता है, जो एसेंशियल हो, लाजमी हो, उसको बोला जाता है, जरूरी हो जो, ठीक है। एसेंशियल या वाइटल। उल्टा क्या बनेगा? अननेसेसरी बोल सकते हैं या ऑप्शनल बोल सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जहां पर आप मैंडेटरी वर्ड यूज करते हैं या नेसेसरी यूज करते हैं तो वहां पर आप इंडिस्पेंसिबल वर्ड को यूज किया करें, ठीक है। ये अच्छा वर्ड है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। बिल्डोज का मतलब क्या रहेगा? बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, कुचल देना। फोर्स्ड थ्रू द यूजिंग पावर, ताकत को इस्तेमाल करते हुए। डेमोलिश्ड या फोर्स्ड। उल्टा क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टेड या प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? फैनफेयर। फैनफेयर मीन्स क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर जो है वो कह लें कि लाउड और शो पब्लिसिटी को बोला जाता है या सेलिब्रेशन को, ठीक है। उसके बाद पब्लिसिटी या हाइप। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पर तशहीर करने को बोला जाता है बेसिकली। साइलेंस रहना या अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? डेनिजन। डेनिजन तो बहुत ईजी है, रेजिडेंट को बोला जाता है, रहायशी को, ठीक है। इनहैबिटेंट और रेजिडेंट ऑफ द प्लेस, कोई भी जगह पर रहने वाला रहायशी, रेजिडेंट या इनहैबिटेंट। उल्टा क्या बनेगा? आउटसाइडर या स्ट्रेंजर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? इम्पिटस मींस क्या रहेगा यहाँ पर? आप फोर्स या स्टिमुलस दैट मेक समथिंग हैपन, ऐसी फोर्स या स्टिमुलस जो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ रूनमा होने पर जो है वो जोर देती है, उसको मजबूर करती है। मोमेंटम आप कह सकते हैं यहाँ पर, ड्राइव, मुतहरिक कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? हिंड्रेस या डेटरेंट, आप इसको बोल सकते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है नॉट एबल टू एग्जिस्ट और वर्क टुगेदर, गैर मुआफिक को बोला जाता है बेसिकली। इनकंसिस्टेंट या कॉन्फ्लिक्टिंग। उल्टा क्या बनेगा? कंपैटिबल या हार्मोनियस। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है? डिबेलिटेटिंग। डिबेलिटेटिंग बहुत इजी है। वीकनिंग और मेकिंग लेस स्ट्रॉन्ग, किसी को कमजोर कर देने को बोला जाता है, ठीक है। वीकनिंग या एग्जॉस्टिंग, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा? स्ट्रेंथन करना किसी को यहाँ पर, ठीक है, एनर्जाइजिंग करना, ठीक है। तो आई होप आपने पूरा लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।